खड़ा होइए पीछे। देखिए एक्चुअली होता है ना कि आगे नखरे नहीं जाता, आदमी यहाँ पे खड़ा होता है सीधे वहां से शुरुआत हो जाता है, पिछाड़ी वाला दिख जाता है। भाग 17 क्या बताता है? इसी पे हमने डिस्कशन भी किया था। घर पे साफ कॉपी नहीं देख रहे हैं आप लोग ना, ऐसे लग रहा है जैसे मां साहब को पढ़ के दे दीजिएगा, बाबूजी को दे दीजिएगा पढ़ कर। बैठिए आप लोग सब सुन लीजिए, अपना माथा खराब पहले ही करवा लीजिए सुन कर। आप खड़ा होइए पीछे वाले भाई साहब, मास्क वाले भाई साहब के पीछे 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 पीछे। आज जा रहे हैं आज अब खा के नहीं आए हैं? इतना सुबह कौन खा के आता है? हम खा के आए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि शादी ब्याह कर लीजिए। आप बताइएगा, सत्रहवां भाग क्या बताता है? अच्छा, ये नगर पालिका के बारे में कौन सा भाग बताता है? भाग कौन बताता है नगर पालिका के बारे में? 9 का क बताता है। बैठ, आप बताइए भाग 4 क्या बताता है? डीपीएस राज्य का नीति निर्देशन सिद्धांत। बहुत बढ़िया, बैठिए। आप टोपी वाले भाई साहब, संवैधानिक संशोधन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? कौन सा भाग संवैधानिक संशोधन के बारे में? नहीं आते? अच्छा, परसों आए थे? तो एक बात बताइए, नहीं आने का कोई बहाना है आपका? तो वीडियो से जा रहा है, पढ़ लीजिए घर पे। बैठिए। चलिए, हम लोग जो है कल एक चर्चा किए हुए थे। कोई आदमी है जो आपको इसका मौलिक अधिकार का ट्रिक बता देंगे? लिखा था ना मौलिक अधिकार का ट्रिक। समस्त शोध धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए। समस्त शोध धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए है ना। सम, स्व, शोध, धर्म, संस्कृति और आपका उपचार। पहला है सम, समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जाता है? 14 से 18। जी सर, अनुच्छेद है वो। जब भी उस तरह के नंबर में दिया हुआ हो तो जनरली वो अनुच्छेद नहीं होता है, भाग भी है लेकिन ज्यादा तक नहीं जाता। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपका कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। शोध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह जाता है आपका 23 और 24। धर्म, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल कहां से कहां तक? 25 से 28। संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह आपका 29 और 30। उसके बाद है उपचार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आपका जाता है आर्टिकल 32। तो ये समता का अधिकार बोले या समानता का अधिकार बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। और यह आर्टिकल आपको 14 से लेकर के 18 तक जाता है। स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र है भारत में, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है, अब यहाँ आया कोई रुका है कि नहीं जा सकते हो पढ़ने, सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप सब कुछ करने में कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो सामने वाला भी उल्टा सीधा का जवाब देने में स्वतंत्र है। अब मान लीजिए किसी को जो है आपके एक मुक्का मार दिए तो वो एक मुक्का आपको खींच के मारेगा, आप क्या कंप्लेन कर दीजिएगा? तो वो मर रहा, मुंह मरनी बात बराबर, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको जो दिया गया है, लेकिन ध्यान यहाँ रखना है कि कानून के दायरे में रहकर स्वतंत्रता, ऐसा नहीं कि आप गैर कानूनी काम कर दीजिएगा। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्चुअली शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे बाल मजदूरों से काम नहीं करवाना है, जिनका 14 साल से कम की आयु है उनसे काम नहीं करवाना है, किसी व्यक्ति से आप काम करवा करके उसका पेमेंट नहीं रोक सकते, बधुआ मजदूरी नहीं करवाना है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का बात बताता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में आप किसी भी कोने में है, किसी भी धर्म को मानने की आपको पूरी आजादी है, उसका जो सब पालन कर सकते हैं, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई रोक टोक है? आप देखते होंगे यज्ञ वगैरह होता है, क्या धर्म का प्रचार प्रसार है ना, आप पार्टिसिपेट कर देते हैं, मंदिर वगैरह में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो आप भारत में हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अच्छा, दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, और भारत में सबसे लड़ाई का जो सबसे मेन जगह है वो क्या है? धर्म है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, कोई कारण नहीं लड़ाई होने का। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो ये बेसिकली जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित है, या कौन कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित है, तो 29, 30 और 30 और आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या आ रहे हैं वहां पे? ये है उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया आपको 32। कल क्लास आए थे, कौन पूछा 31 कराइएगा? कल क्लास आए थे, कल क्लास आए हुए थे, तो उसमें कल वाले टॉपिक में एक टॉपिक चला था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो पहले 19 के F और 31 में था, उसको उठा करके कहाँ डाल दिया गया? 300A में। तो जब 31 वाला 300A में डाल दिया तो 31 गायब नहीं हो जाएगा? बैठिए, ठीक है। अब 33 से जो 35 है ना, यह भी मौलिक अधिकार ही है, ठीक है, लेकिन यह मौलिक अधिकार जो है वह आम जनता को नहीं, सरकार को दी गई है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप आर्मी की बहाली होती है तो अब हमारा जो है सो मौलिक अधिकार नहीं, ठंडी के टाइम में हम जो सो घर में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आग वगैरह की व्यवस्था होगी। आर्मी में हम ठंडी के दिन में हम ना जाए बॉर्डर पर, ऐसा संभव है? नहीं संभव है। एक्चुअली जो है यह मौलिक अधिकार है, लेकिन यह मौलिक अधिकार सरकार को प्राप्त है, आपको नहीं, आम जनता को नहीं। यानी कि आम जनता कैसे हो, तो जब आर्मी में है तो खास हो गया ना, तो उनके लिए जो है सो मौलिक अधिकार क्या किया जा सकता है? उनके मौलिक अधिकार को सरकार घटा सकती है, कम कर सकती है, तो यह जो है स्पेशली सरकार के लिए चला जाता है। ठीक है, हम लोग आम जनता के मौलिक अधिकार को यहाँ कवर किया। क्लियर?
लिख चुके हैं आप। अब इसमें से भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन आर्टिकल को हम लोग सॉल्व करते हुए चले। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब हुआ कि अगर संविधान का किसी भी पॉइंट हमको प्रॉब्लम देता है तो हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। वो ना उपचार है, संशोधन माने दवाई बीरू करना, उसको ठीक करना, वही उपचार होता है। चलिए अब आपको लिखना कैसे है, नीचे लिखिएगा आर्टिकल जो मैं बोलूंगा, जैसे 14 डैश लिखिए, सबको हम लोग तोड़ते हुए चलेंगे। आर्टिकल 14 एक्चुअली आप तो देख रहे हैं कि 14 से 18 आपको समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो समानता भी कई एक प्रकार की होती है, तो वो उसमें से किस प्रकार की समानता 14 बताता है, तो लिखिए धनी और गरीब, रिच एंड पुअर, धनी और गरीब सभी न्यायालय के सम्मुख समान हैं। धनी और गरीब सभी न्यायालय के सम्मुख समान हैं। ठीक है, अब न्यायालय के सम्मुख माने सामने, न्यायालय के सामने समान है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि अगर केस वगैरह होता है तो आदमी को जो जाना होता है, सुनवाई जब होगा तो कटघरे में जाना होता है। और ऐसा नहीं कि केवल गरीब लोग, आम जनता ही जाते हैं। आप सुनिए कि सलमान खान को नोटिस गया कि इस दिन हाजिर होना है, तो चाचा को हाजिर होना पड़ेगा। बस समझ में आया, 52-53 साल के हैं तो हम लोग के चाचा की उम्र के हैं। तो न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा, मतलब कि अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं है। जब न्यायालय में बुलाया जाएगा तो आप कोई भी हो, आपको हाजिर होना पड़ेगा। यही आपको बताता है, यही समानता देता है कि अमीर और गरीब सभी न्यायालय के सामने क्या है, समान है। अगला आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 जाति, धर्म और भाषा के आधार पर, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन माने सरकारी नौकरी, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, अब ये अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ? आप लोग कभी ऐसा देखे हैं कि कोई फॉर्म आया केवल भूमिहारों के लिए है, केवल SC/ST के लिए है? ऐसा फॉर्म कभी आया है? नहीं आता है। यानी कि जब फॉर्म आता है तो उसमें सभी कास्ट, सभी वर्ग के लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे अवसर की समानता के तहत SC/ST को, सरकार को ऐसा लगता है कि हम अभी जो बुनियादी सुविधाएं जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं वहां तक नहीं पहुंचा पाए हैं, तो उनके पास हम बुनियादी सुविधा नहीं पहुंचा पाए हैं, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे दिए कि चलिए जिनके पास बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अगर 98 कटअप जाएगा तो इनका जो है 84 कटअप चला जाएगा। जैसे अभी EWS में भी आ गया है, मतलब जो जनरल कास्ट है उसमें से भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो बहुत ही गरीब है, सरकार को लगता है कि बुनियादी सुविधा नहीं दे पाया, तो उनको भी आरक्षण मिल गई है। ठीक है, तो ये अवसर की समानता को ही दर्शाता है कि सब लोग समान रूप से बराबर हो तब जाके एग्जाम दें। तो जो लोग समान रूप से बराबर, जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, गरीब है, तो उनको थोड़ा सा कम में ही क्या हो गया, कम नंबर पे उनको जो है सो जॉब दे दिया। क्लियर? अगला अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या बताता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता क्या है? छुआछूत ना। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत आप लिख लीजिएगा।
छुआछूत का अंत। आज के टाइम में देखिए छुआछूत बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। हालांकि फिर भी बहुत सारे वर्गों में अभी भी है। जैसे डोम लोग अगर आते हैं, आपको कोई सामान लेकर के, तो आदमी क्या करता है, बाहर रखवा देता है, फिर उसको धुलवाता है, अंदर लेके जाता है। हालांकि ये बहुत हद तक कम हुआ है। हालांकि हमारा जो धर्मशास्त्र है, इसने सभी वर्गों को जो प्रायोरिटी दे दी है। अब आप अगर मरते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी होगा जब डोम अग्नि देगा। अब ले लीजिए, कर लीजिए दूर से। बात आपको समझ में आई? मतलब कि किसी भी तबके को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। अब चूंकि उस समय का दौर ऐसा रहा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ज्यादा संपन्न हो गए, तो नीचे वाले को थोड़ा नीचे दृष्टि से देखते होंगे। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र कभी ऐसा नहीं करता। हम और आपने क्या किया है, अपने एक दायरा बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो छुआछूत का अंत हमारा संविधान बताता है। ये ध्यान होगा, हमने कल चर्चा किया था कि भाग 17 जो है, यह आपको राजभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 17 जो है वो आपको छुआछूत के बारे में बताता है, और दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ध्यान में है? अगला अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 सम्मान लेने का अधिकार। सम्मान लेने का अधिकार। एवं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि किसको दी गई है? महात्मा गांधी को हम लोग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली भारतीय संविधान में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाएगा, ठीक है। भारत की सरकार जो है, भारत का संविधान जो है, यह उपाधियों का अंत कर देता है। इसके अलावा आपने लिखा है कि सम्मान लेने का अधिकार। आपको भारत के किसी भी कोने में अगर आपको इनवाइट किया जाता है कोई पुरस्कार लेने के लिए, तो आप जा सकते हैं वहां पे। लेकिन अगर विदेश में, जैसे पाकिस्तान आपको इनवाइट किया, आपको जो है दिया कि आपको फलाना पुरस्कार पाकिस्तान का दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति अनुमति देंगे कि हाँ आप जाकर के पुरस्कार ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, नहीं देंगे तो नहीं ले सकते। क्योंकि भले हम लोग जो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक स्थिति भारत पाकिस्तान के साथ भारत का क्या है, यह सरकार बखूबी समझ रही होती है। तो पता नहीं जाने के बाद पुरस्कार देगा, कुछ और थमा के भेज देगा। तो सरकार इसलिए जो है आपको ऑर्डर पहले लेना अनिवार्य होता है। जब आप अनुमति ले लेते हैं, उसके बाद जो है आप वहाँ पे अगर सरकार कह दे कि ठीक है जाइए, तो आप जाकर के पुरस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। अगर मना कर दी तो आप नहीं जा सकते। लेकिन भारत के किसी भी कोने में अगर आपको पुरस्कृत किया जाता है, किसी भी स्टेट द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, तो आप सीधे जाके ले सकते हैं, आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अगला अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब होता है अपनी बातों को सरकार के सामने या किसी के सामने रखने की आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। अब ये अपनी बातों को किसी के सामने रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप बोल के रख सकते हैं, तो बोलने की आजादी 19 के ए के तहत आती है। क्या? बोलने की आजादी, कि आप अपनी बातों को बोल करके सरकार के सामने रख सकते हैं। तो बोलने की आजादी सामान्य तौर पे जो प्रेस होता है, न्यूज होता है, वो क्या करते हैं? बोलते ही तो है। जैसे अपने मनीष कश्यप भाई साहब जो है, उनके इतना कौन बोलता है? नहीं, तो बोल रहे होते हैं। तो बोलने की आजादी जो है वो हमको संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है? तो 19 का ए देता है। और आपसे अगर सीधा सीधा पूछ दे कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो सिंपल सी बात है कि प्रेस क्या करता है? बोलता है। तो 19 का ए तो हो जाएगा, या प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है, नीचे लिखिए 19 का ए। 19 का ए, बोलने की आजादी। बोलने की आजादी पोस्ट में लिख लीजिएगा प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। अगला है आर्टिकल 20।
आर्टिकल 20 क्या बताता है? तो यह बताता है दोषी को सुरक्षा, यानी कि जो दोषी व्यक्ति है उसको जो है सो सुरक्षा प्रदान किया जाएगा किसके तहत? आर्टिकल 20 के तहत। अब सवाल आपके दिमाग में ये कौन सा बात है, दोषी को सुरक्षा क्यों दिया जाएगा? तो देखिए, दोषी तब तक दोषी नहीं है जब तक कि न्यायालय उसको जो है सो दोषी करार नहीं दे दिया है। ठीक है, किसी को शक के आधार पर अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको अपना वकील रखने का अधिकार है, जबरदस्ती उससे पुलिस जो है सो कुछ उगलवा नहीं सकती है। इसीलिए आप देखिएगा कि कोर्ट में पुलिस की जो दलीलें है वह जो है सो नहीं मान्य होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पुलिस थाने में पटक पटक के पिटेगी, डरे अपना लिख दे, हाँ हम ऐसा किए हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पुलिस की दलीलें कोर्ट में मान्य नहीं होती है और अपने मनपसंद वकील रखने का आपके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है। तो यह आपको 20 आर्टिकल बताता है दोषी को सुरक्षा, और आर्टिकल 21 बताता है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, ये दोनों मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जब आपातकाल की घोषणा होती है, सुनिए, और यार लिखा रहे हैं कि नहीं लिखा रहे हैं? जब लिखा रहे जब समझा रहे सुनिए उसको। ये दोनों जो है जब आपातकाल की घोषणा होती है तो हमारे सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। जैसे बोलने क्या आजादी खत्म, अब बोलिएगा पुलिस पटक पटक के पिटको करेगी, सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे दो मौलिक अधिकार 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी कार्यरत रहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको समझाया 21 जीवन जीने का अधिकार। जैसे अगर आपातकाल या कर्फ्यू वगैरह लगता है, या अभी हाल फिलहाल में आप लोग जिए हैं इस चीज को, जो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना था, लेकिन जीवन जीने के लिए भोजन पानी सब की आवश्यकता थी। तो भोजन पानी के लिए, दवा के लिए अगर आप मार्केट जाते थे तो आपको कोई रोक टोक होता था? नहीं होता था। मतलब कि पहले जी लो, बाद में फिर कमा लेना, बाकी आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवन जीने का अधिकार आपके पास है। आर्टिकल 21 बताती है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, तो आपातकाल के दौरान भी आपके अधिकार बने रहेंगे। ठीक है, जैसे किसी जगह पर अगर कर्फ्यू वगैरह लगता है, कर्फ्यू लंबा चलने वाला होता है, तो आप सुनते होंगे कि वहां पे सामने 2 घंटे का छूट दिया गया है, 2 घंटे के लिए बाजार खुला रहेगा। ये 2 घंटे के लिए बाजार क्यों खुला रहेगा? चलिए, गांव के लोग तो अपना भैंस बकरी पालते हैं, दूध हो जाएगा, आपका मुर्गी पालते हैं, अंडा हो गया, थोड़ा बहुत सामने द्वार पे खेत होता है, उसमें से साग सब्जी उपजा लिए, धान गेहूं सब होता ही है। लेकिन शहर वालों को सब चीज खरीद के खाना है ना, तो खत्म हो जाएगा। तो वो खत्म हो जाए इससे पहले जो है दुकान खोल दिया था कि 2 घंटे में आप लोग खरीद करके आपका जो स्टॉक बनाना है उसको स्टॉक बना दीजिए, फिर 3-4 दिन चुकी है, लंबा कर्फ्यू रहने वाला है। किसके तहत? तो जीवन जीने का अधिकार के तहत। ठीक है, समझ में आया? लिख लीजिए, आर्टिकल 20 दोषी को सुरक्षा, 21 जीवन जीने का अधिकार। पढ़ाई नहीं हो सकता है आपातकाल के दौरान? बिल्कुल, देखिए तो कोचिंग बंद कर दिया है, सब घर बैठे, कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षक घर बैठ के ऑनलाइन क्लास लीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल देखिए और वहां से जो है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। अच्छा, इतना बदमाश लड़का सब है, ये वो कमेंट करे था, लिख ले था कि सर कमेंट नीचे है, पढ़ ले प्लीज, पढ़ ले। उसके बाद इमोजी डाल देता, मुंह बना के बहुत सारा इमोजी डाल देता, नीचे का लिख लेता उत्तर प्रदेश। सारा नमूना मेरे ही क्लास में आके बैठा। लिख लिया? नोट में लिखिए एक बार, नोट में लिखिए ना। बस अभी खड़ा करा के बबुआ 4 को सुनेंगे, हो जाएगी सीधा घूमिए। नोट में लिखिए, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर हमारे सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर हमारे सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वहां पे अनाउंसमेंट नहीं होता है कि आपके मौलिक अधिकार खत्म हो गए। जैसे ही आपातकाल लगा अपने आप खत्म, जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ आपके मौलिक अधिकार सारे अपने आप लौट जाते हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 21 का ए। याद होगा कल हमने चर्चा किया था,
कल चर्चा नहीं किया था सर। हम जब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उस समय हमने चर्चा किया था, ये वाला संविधान में मूल संविधान नहीं था, इसको जो है सो बाद में जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया? तो 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 2010 में क्या किया गया? लागू किया गया। ये बात पढ़े थे ना आप? 86वां संवैधानिक संशोधन, ये नहीं पढ़ते? पढ़े थे। आर्टिकल 21 का ए क्या बताता है कि सरकारें, वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी। ठीक है, और आज के टाइम में अगर सरकारी स्कूल में आप पढ़ते हैं तो आपका 9th क्लास तक एक भी फीस नहीं लगता है। जब 10th में जाते हैं तो चूंकि बोर्ड का एग्जाम होता है, सरकार को बहुत सारे लाभ लश्कर की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण जो है आपसे क्या दिया जाता है? रजिस्ट्रेशन फी दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको था पहले कहां? आर्टिकल 45 में, तो वहां से खसका के ला दिया गया कहां? 21 में। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 45 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता था और नीति निर्देशक सिद्धांत कहता क्या है कि राज्य सरकारें को जब लगेगा कि हम लागू कर सकते हैं, हम सक्षम है लागू करने के लिए, तो लागू करेंगे, लगेगा नहीं कर सकते हैं तो नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षा जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो निश्चित रूप से जो है अपनी जीविकोपार्जन का कोई ना कोई उपाय प्रबंध कर देंगे। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो फिर तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए क्या किया सरकार ने? 86वां संवैधानिक संशोधन किया और यहाँ वाली बातों को उठा करके लाके डाल दिया किसमें? मौलिक अधिकार में। अब इसका सरकार हनन करके दिखाए। आपका मौलिक अधिकार है, आप सीधे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में 226 का प्रयोग करके सीधा हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर दीजिएगा कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, चलिए लिखिएगा आर्टिकल 21 का ए। देखिए, इसे 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, इसे 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा। 2002 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा, भारतीय संविधान में जोड़ा तथा 2010 ईस्वी में लागू किया गया। 2010 ईस्वी में लागू किया गया, जिसके तहत सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जिसके तहत सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगी। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे चर्चा करता हूँ। सरकार जो है जब ये व्यवस्था शुरू करी, इसके साथ ही एक और चीज, चूंकि बच्चों में कुपोषण ना हो, इसके लिए स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, तो मिड डे मील की व्यवस्था करने के कारण सरकार बच्चों को स्कूल तक तो ला ली, लेकिन बच्चों को एजुकेटेड नहीं कर पाई। पता है, जिस तरह से सरकार जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दी थी, अब वहां पे अगर एजुकेटेड बेस्ट टीचरों की बहाली अगर कर दी जाती तो शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हो जाता। और हमें शायद ऐसा लगता है या फिर लोग बोला करते हैं कि सरकार को डर लगता है कि लोग अगर एजुकेटेड हो जाएंगे तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, लेकिन शायद पता नहीं है कि एजुकेटेड आदमी से ज्यादा खतरनाक जो होता है वो अनएजुकेटेड आदमी होता है। आपने सुना भी होगा एक लाइन कि बुर्बक को 4 रुपया दे दीजिए लेकिन उसको बुद्धि नहीं देना चाहिए। नहीं, तो अगर आपके पास एजुकेशन हो जाएगा तो ये जरूरी थोड़ी है कि सारे एजुकेटेड लोग आपको जैसे सरकार से नौकरी मांगेंगे। बहुत सारे अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे आइडिया उनके अंदर आ सकते हैं, उस आइडिया को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं सोनू वाला जो मामला बड़ा धूल पकड़े हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर उस बच्चे को सरकारी स्कूल में बेहतर टीचर एजुकेशन दे रहे होते तो बेस्ट हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम होता क्या है, कई एक चीजें देखिए, कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, कुछ लोगों को फायदे हो सकते हैं।
जैसे पुराने समय में जो टीचर्स बहाल हुए हैं, वो टीचर होते क्या है कि वो लोग पढ़ते नहीं है, स्टडी खुद नहीं करते, अपना स्कूल में गए, उनको लगता है कि दिन भर टांग पसार के बैठे रहेंगे, हमको जैसे अपने आप मिल जाएगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि 5 साल 7 साल पर टीचरों का एक बार एग्जाम ले लीजिए, और जो फेल होता है उसको रिटायर कीजिए, बगुआ तो निकल जाए, आप दूसरे नए लोगों को बहाल कीजिए। कई चीजें हो जाएंगी, आपका एजुकेशन व्यवस्था बेहतर हमेशा बना रहेगा। नहीं, दूसरी बात है कि रोजगार भी आपको हमेशा क्रिएट होता रहेगा, सरकार का टेंशन भी कम होगा। अब पता नहीं सरकार क्या सोचती है यार, हमको तो आज तक ये बात नहीं समझ में आया। जैसे जो आप लोग का एग्जाम होता है, सरकारी एग्जाम होता है ना एक जॉब के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि अभी जो रेलवे आप रिजल्ट दी थी, तो एक ही बच्चे का 3-3 4-4 जो है सो जोन से रिजल्ट था। ये बेवकूफियत है। आप करो क्या कि साल में 2 से 3 दिन ऐसा डेट घोषित करो कि वो एक राष्ट्रीय डेट की तरह हो, और उस दिन आप एग्जाम लो। उस दिन एग्जाम जो है स्टेट का भी एग्जाम हो, सेंट्रल का भी एग्जाम हो। अब ऐसा होगा क्या इस स्थिति में कि बच्चे जो है कोई एक फॉर्म भरेंगे, तो मैक्सिमम लोग फॉर्म भर दिए और मैक्सिमम लोगों को जॉब हो गया। अब लोग जो है अपने स्वेच्छा से, मान लीजिए किसी बंदे को जो है तो सचिवालय में जाने का मन है, ग्रुप डी आ गया, सचिवालय गए तो ग्रुप डी भर दिया, नहीं तो ग्रुप डी में जॉब हो गई, फिर सचिवालय आया तो सचिवालय में भी बढ़ा, सचिवालय में जॉब हो गया तो ग्रुप डी को रिजाइन देकर चला गया, तो ग्रुप डी का सीट खाली हो गया ना भाई। तो सरकार अगर इस तरह से कर देती। दूसरी बात कि नहीं करने के पीछे, हमेशा अलग अलग टाइम के एग्जाम लेने के पीछे आप हमेशा जैमर भी नहीं लगा सकते हैं, इंटरनेट व्यवस्था भी बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर साल में 2 से 3 दिन आप एग्जाम लेते हैं तो उस दौरान 3 दिन इंटरनेट बंद रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन लीक होने का भी समस्या खत्म हो गया। टाइम टू टाइम आप रोजगार भी दे दिए, और जो सक्षम लोग हैं, जो जॉब में जाने वाले लोग हैं, वो टाइम टू टाइम जॉब में चले भी गए। अभी के टाइम में क्या होता है कि अगर जॉब लेना है आपको 4 साल 5 साल आपको टाइम बर्बाद करना होता है, तब जाकर जॉब मिलता है। वैसे होता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते साल भर में जॉब नहीं करते, चलते बनते। बात समझ में आया? तो ये सारी व्यवस्था जो है सरकार को करनी चाहिए। शायद सरकार इस दिशा में नहीं सोच पाती है। खैर, हम लोग आते हैं अपने दिशा में सोचना शुरू करते हैं। ये 21 का ये आपको समझ में आ गया? अगला लिखिए आर्टिकल 24 नहीं 22 नहीं 24। आर्टिकल 24 आर्टिकल आप 23 में लिखिए पहले। आर्टिकल 23, 22 नहीं लिखिएगा, 395 हुआ कितना लिखिएगा। आर्टिकल 23 क्या बताता है? आर्टिकल 23 बताता है बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। लिखिए, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। हाँ, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। अब ये बंधुआ मजदूरी होता क्या है? जैसे मान लिए कि मेरे पिताजी जो है सो किसी सेठ से कर्जा ले लिए, ठीक है, तो कर्जा ले लिए, उसके बाद में उसका ब्याज बनना शुरू हुआ, तो सेठ बोला कि आप मेरे यहाँ काम करो और ब्याज आप कहीं पे सब जाएगा। तो हम जो हमारे पिताजी काम करना शुरू किए और ब्याज सब रहा है, मूलधन पड़ा का पड़ा है, काम करते करते मर गए। मूलधन चूंकि पैसा तो दे नहीं रहे कि मूलधन सधाएंगे, तो ब्याज सधा, उसके बाद डेथ कर गए, आप बारी आएगी किसकी? हमारी, क्योंकि अभी जो या तो हमारे पास पैसा है तो हम देखे अपना जो कर्जा खत्म कर लेंगे, अगर नहीं पैसा है तो हम फिर ब्याज पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, वो बेचारा 2 टाइम तक खाना देगा, साल में एक बार होली में, एक बार छठ में कपड़ा खरीद देगा, हो गया हमारा काम। ठीक है, उसी को बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। तो भारत में इस मजदूरी पर प्रतिबंध है। 24 आपको बताता है बाल मजदूरी पर प्रतिबंध। बाल मजदूरी माने बाल काटने वगैरह पे, बाल किस पे? बाल, बच्चा नहीं, बच्चा यानी कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उससे आप मजदूरी नहीं करवा सकते। अरे भैया भैया कैसे करवाइएगा? अभी ना आप लिखे हैं कि आर्टिकल 21 के 1 के तहत राज्य और केंद्र सरकारें जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगी। अब जाके देखिए लाखों का बिल्डिंग बना हुआ होता है स्कूलों में, टीचर जो है सो होते हैं, आप उससे मजदूरी काम करवाइएगा तो पड़ेगा कब? ठीक है, तो इसी के कारण जो है आपको आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध, आप बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। बाल मजदूरी, बाल बच्चा जो है 14 साल तक के बच्चों को बच्चा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, मूछदारी आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद 18 साल के बाद आप एडल्ट हो जाते हैं, आपको वोट देने का अधिकार हो जाता है। लिख लीजिए आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 बाल मजदूरी पर प्रतिबंध। बाल विवाह, यहाँ जो बुढ़ा के बियाह शादी के पूछा देखिए बचपन में बियाह बाल मजदूरी पर प्रतिबंध। ठीक है, अगला लिखिए आर्टिकल 29।
धार्मिक स्वतंत्रता जो है, धार्मिक स्वतंत्रता, उसमें 2-3 बात ध्यान रखिएगा कि आप तो भारत में है तो किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी है। आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप धर्म का प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने का आपको अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। आर्टिकल 29 क्या, धर्म को लेकर के मारपीट नहीं कर सकते हैं। मारपीट जो है तो दूसरा केस हो गया ना। आप कर सकते हैं तो फिर वो भी पीट मार करेगा, स्वतंत्रता उसको भी है ना, ठीक है। देखिए मैं आपको एक पर्सनल अपनी बातें बताता हूँ। सामान्य तौर पे मेरा अपना मानना है कि कोई भी धर्म बड़ा और कोई भी धर्म छोटा नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा है, इसको मानना चाहिए, कोई बोलता है ईसाई धर्म सबसे बड़ा है, इसको मानना चाहिए, तो एक बात बताइए, अगर मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा है उसको मानना चाहिए तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले सभी लोगों की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए ना। तो मुस्लिम धर्म में कोई भिखारी और कोई जो राजा महाराजा की तरह जिंदगी क्यों जी रहा है? हिंदू धर्म को मानने वाले की भी कंडीशन वैसी ही है, तो ईसाई धर्म के मानने वाले की भी कंडीशन ऐसी ही है। इसका मतलब क्या है कि जो वो राजा महाराजा भिखारी वाली जो जिंदगी जी रहा है वो उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यह दुनिया जो है, यह भूलोक है, यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। और भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, भगवान राम नहीं, गीता में राम नहीं थे, श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। कर्म आपके अगर बेहतर होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में आपके फल भी निश्चित रूप से बेहतर होंगे। कर्म आप नहीं करते हैं, अगर खाली जाके दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं, माथा टेकते, भगवान को पूजा प्रार्थना करते हैं, जैसे एग्जाम जैसे आता है बच्चों अब नहाएगा, जाके भगवान को पूजा करे ससुरा पढ़ ले तो नहीं आएगा। अब भगवान क्लास किए थे, कहीं दिख रहा है आपको भगवान क्लास करते हुए? तो उनको भी आंसर उनको भी नहीं आएगा। फोटो है बबुआ, भगवान कहाँ है? दीवार में, दीवारों को लेके जाइएगा तब वहाँ दूसरा दीवार होगा, वहाँ वाले दीवार में जो भगवान के ऊपर क्लास किए हैं नहीं किए है ना। तो फिर जो है सो आपको अपना जो कर्म किया, आप जो याद किया, आप जो तैयारी की है वही मदद करेगा, भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन दो अंतर हुआ सीधा जय बजरंग बली वो रंग दिए, बजरंग बली के चीज कहाँ आ रहा है भाई? आ रहा है तो गलत हो गया। तो वो नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 29 लिखिए, यह अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताता है। यह अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताता है। देखिए भारत में मुख्य रूप से 7 समुदाय हैं, ठीक है, जिसमें से 6 समुदाय अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक, अल्प माने कम, थोड़ा, जिसकी संख्यक माने संख्या, जिसकी संख्या कम हो उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। तो भारत में कौन कौन से समुदाय हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये 6 जो है धार्मिक समुदाय हैं, और 6 धार्मिक समुदाय में से हिंदू को छोड़ करके 7 धार्मिक समुदाय हैं। ये कौन छूट जाए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध, ये 7 समुदाय हैं। इसमें से जो हिंदू है इसकी संख्या ज्यादा है, तो ये बहुसंख्यक माने जाते हैं। और इसके अलावा जो बच गए हैं कितने? 6, वो सभी 6 के 6 अल्पसंख्यक हैं, और जो अल्पसंख्यक है उनको विशेष सुविधा दी जाती है, ठीक है। लिखिएगा, पॉइंट लिखना है। भारत में इसी का पॉइंट, भारत में कुल 7 समुदाय हैं। भारत में कुल 7 समुदाय हैं, 7 समुदाय हैं, जिसमें से 6 समुदायों को, जिसमें से 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का अधिकार प्राप्त है। 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल, जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से सोच लिया गया नहीं।
अब जिस समय रूल्स बनाया गया था, नियम बनाया गया था, उस समय इन बातों पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, जात पात पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। इसलिए जो है सो हिंदू जो है भारत के अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं आते। हाँ बिल्कुल हटा देना चाहिए। और समस्या यहाँ पे है कि बिलाई के गर्दन में घंटा कौन बांधे? नहीं, सबको राजनीति भी तो करनी है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। इसको ST/SC में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। SC ST जो है हिंदू में वो दूसरा चीज हो गया, उसके लिए अलग आर्टिकल की व्यवस्था करी गई है। ये अल्पसंख्यक के लिए स्पेशली बताता है। ठीक है, अगला आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी का अगला पॉइंट, यदि इसी का अगला पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट होता है, सीधे उच्चतम न्यायालय होगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में तथा आर्टिकल 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में, आर्टिकल 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है, सीधे उच्च न्यायालय में 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, एक्चुअली कभी कभी होता ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इन्हीं आर्टिकल का प्रयोग करके क्या करती है, रीट जारी कर देती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि इलाहाबाद कोर्ट ने जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह रीट जारी किया था कि हाईवे के आसपास अब शराब के दुकान नहीं बनेंगे या शराब नहीं बिकेगा। क्यों? उसका दलील था कि शराब पी करके जो वाहन चालक होते हैं वो गाड़ी तेज चलाते हैं और लोग सड़कों पे चल रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आज के टाइम में हाईवे के आसपास खोज लीजिए नहीं दारू मिलेगा। ठीक है, शराब का दुकान आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो है आपको किसने जारी किया था? सुप्रीम हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है 226 का तहत वो रीट जारी कर सकता है अगर आपको मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। क्लियर? चलिए इसी को आगे कल हम लोग क्लास करेंगे। बाकी आप याद करके आइए, कल शनिवार है, थोड़ा करंट को जितना है तेजी से आप देख सकते हैं देख लीजिए। कल शाम में आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।